दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी विदाई अम्मा की। यह अगर आपको जरूर पसंद आएगा। दरवाजे पर लगे पीतल के हत्थे पर हाथ फेरते हुए ब्रोकर ने कहा तो मेरी नजर उसी पर अटक गई। बेलबूटों की बारीक नक्काशी वाले उस सुंदर से हत्थे पर मैल की परत चढ़ी हुई थी, पर कहीं कहीं से झांकते पीतल को देखकर कोई भी समझ सकता था कि कभी इस घर ने भी खुशगवार दिन देखे होंगे। कभी इसके दरवाजों पर भी लोग दस्तक देते होंगे और अंदर कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका स्वागत करता होगा। वकील बाबू के बाद अम्मा जी भी ज़्यादा दिन रह नहीं सकी। अब बस तब से यहाँ ताला पड़ा है। उनके बेटे यहाँ रहना नहीं चाहते। अब वो ठहरे बड़े कॉलेज से पढ़े लिखे, छोटे से कस्बे में करेंगे भी क्या भाई हैं? जिला अदालत में प्रैक्टिस करने से तो रहे। ब्रोकर ने घर के बेनूर होने की कहानी सुनाते हुए पल्लों को धकेला तो सीली सी महक नाक में भर गई। आलोक ने मेरी तरफ देखा, एक हल्का सा इशारा किया कि रहने देते हैं, वापस चलते हैं। मैं भी पलटने को हुई। तभी घर के आंगन के बीचों बीच बने तुलसी चौरे पर निगाह अटक गई। हालांकि अभी वो खाली पड़ा था, संगमरमर भी पीला हो गया था, पर मुझे उसके आसपास प्रदक्षिणा लेती माँ दिखाई दी। सच कहूं तो माँ नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों की नायिका मीना कुमारी दिखाई दी। भाभी की चूड़ियां फिल्म का गीत कानों में बजने लगा। ज्योति कलश छलके, हरे गुलाबी रंग सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। मैंने सर उठा के देखा तो आसमान में वो सारे रंग भी दिखाई दिए। पापा को मैंने अक्सर वो गीत सुनते और देखते देखा था और शायद तभी से माँ मुझे उसी रूप में दिखाई दी। मुझे माँ की जरा भी याद नहीं, पर हाँ ये याद है कि बचपन में हमारे घर के आंगन के तुलसी चौरे को दादी गेरू से पोत दिया करती थी। मैं उसकी चारों दीवारों पर सातिये बनाया करती। दादी के बाद भी वो चौरा, वो तुलसी, वो आंगन पापा ने संभाले रखा और मैंने भी। उसी आंगन में बैठकर मैंने माँ की कमी को महसूस किया था। वही आंगन मेरे खेल का मैदान था। जमीन पर चौक से चौखड़ी बनाकर कितने खेल खेले। जरा लंबी हुई तो उसी की दीवार पर चढ़ के पड़ोस के घर से आम अमरूद चुराए और उसी आंगन को छोड़ के, पापा को छोड़ के एक दिन नौकरी के लिए निकल गई। मैंने हौले से आलोक की कोहनी को छुआ। अच्छा है ना? आलोक यहाँ वहाँ ताकता रहा, फिर बोला, घर तो ठीक है गौरी, पर मेंटेन नहीं है। सामान भी कितना पड़ा है। आलोक की बात सुनकर ब्रोकर ने पास पड़ी मेज को एक तरफ धकेला और बोला, अरे सब सामान पीछे के कमरे में भरवा दूंगा सर, आप 2 लोग ही तो हैं, इतने कमरे की आपको जरूरत भी कहाँ पड़ेगी। आलोक कुछ सोचने लगा। मैं 2 कदम आगे बढ़ी तो मेरी नज़र सामने के कमरे की खुली खिड़की से होती हुई अंदर दीवार पर लटकी एक तस्वीर पर अटक गई। माथे पर थोड़ा ऊंचा सर की हुई, कुमकुम की बड़ी सी लाल बिंदी, घुंघराले थोड़ा बिखरे से बाल, पनीली उदास आंखें और सर पर रखा सूती साड़ी का पल्लू। ये किसकी तस्वीर है? मैंने पीछे पलट के ब्रोकर से सवाल किया तो उसने लपक के फ्रेम दीवार से उतारा और वहां पास बने आले में पलट कर रख दिया। अम्मा है, बड़े वकील साहब की पत्नी, उनके जाने के बाद बनवाई दी वो पूजा में रखने को। वकील साहब के साथ थी तस्वीर, उनको क्रॉप करके ये बनवाई। और मजे की बात है, जब वकील साहब शांत हुए थे तब उसी फोटो से अम्मा को क्रॉप करके अलग करवा के उनकी तस्वीर मढ़वाई गई थी और फिर माला चढ़ा के पूजा में रखी। उसकी खिसियानी सी हंसी सुनकर मुझे ब्रोकर पर बहुत गुस्सा आया। लगा 4 बातें सुनाऊं उसे। आलोक ने जरा सा नाव में सर हिलाया और आंखों से इशारा कर दिया तो मैं चुप रह गई। हमारा सामान शाम तक पहुंच जाएगा, सीधे यहीं उतरवा लेंगे, मैंने ब्रोकर से कहा तो आलोक ने भी हामी भर दी। घर की चाबी लेकर हम वापस सरकारी रेस्ट हाउस आ गए। पिछले हफ्ते मेरी और आलोक की पोस्टिंग यहाँ विदिशा हुई है। छोटा सा जिला है पर हम साथ थे इसलिए खुश थे। सरकारी घर कोई खाली नहीं था इसलिए हम किराए का घर खोजने लगे। छोटे कस्बों में बड़ा मुश्किल होता है अच्छे घर मिलना, क्योंकि वहाँ बाहर से अक्सर कोई आता नहीं और वहाँ के लोकल लोग अपनी ज़रूरत भर के घर बना के रहते हैं। शायद इसीलिए वकील साहब के घर के लिए आलोक ने हाँ कह दी। मेरे हाँ कहने की वजह कोई और थी। शायद वो आंगन, वो तुलसी चौरा, या शायद अम्मा की तस्वीर।
अगले दिन हमारा सामान पहुंचा तो ब्रोकर 2-4 मजदूर लेकर आ गया। मैडम, आप अपने हिसाब से ना जमवा लीजिए सामान। वकील साहब का जो सामान आपको ठीक लगे सो इस्तेमाल कर लीजिए। उनके बच्चों ने तो एकदम किनारे ही कर लिया इस शहर से, इस घर से, सबसे। उन्हें कोई मतलब नहीं इस घर से। बेचने का बोल रहे हैं। मैंने ब्रोकर को जाने का इशारा किया और एक एक सामान रखवाने लगी। आलोक ऑफिस चला गया था। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी। अपने हिसाब से सब सेट करना था। आलोक कहता था, मकान ही तो जमाना है यार, इतना क्यों परेशान होती हो? 1-2 हेल्पर्स ऑफिस से मंगवा लेंगे, जम जाएगा कुछ घंटों में। मैं हंस देती। वो नहीं जानता कि औरतों को नई जगह में, नए मकान में सिर्फ सामान नहीं, मन जमाना होता है। मकान को घर बनाना होता है। अपना सा ना लगे तो अपनाने से क्या फायदा। मैं टहलती हुई अंदर के कमरे में चली आई। वो शायद अम्मा का कमरा था। सबसे ज्यादा सामान उसी में था। बाम की हल्की महक अब भी थी। एक तरफ बिस्तर और पायताने पर बेतरतीबी से लपेटी हुई रजाई पड़ी थी। दीवार पर फोटो लगी थी, एक बुजुर्ग जोड़ा, अम्मा और बड़े वकील साहब। मैंने ध्यान से देखा, ये वही फोटो थी जिससे क्रॉप करके पहले बाबूजी फिर अम्मा की तस्वीर निकाली गई होगी। मेरे हलक में कुछ अटकने लगा। मैंने उस कमरे को वैसा ही रहने देने का मन बना लिया और मन ही मन ये भी सोच लिया कि इस कमरे को अम्मा वाला कमरा कहा करूंगी, अच्छा लगेगा। सोचकर मैं मुस्कुरा दी। निकलने से पहले अलमारी खोली तो चौंक गई। नीचे की शेल्फ में लाल कपड़े से लिपटा एक कलश रखा था। माँ मेरी स्मृतियों में उसी रूप में थीं जैसा पापा ने बताया। कुछ तस्वीरें भी थीं पर वो मुझे उनके बेजान होने का और भी ज्यादा एहसास कराती थीं, इसलिए मैं हमेशा उन्हें पापा के जरिए ही याद करती थी। वो बड़े मगन होकर माँ की बातें करते, उनकी तरह आवाज निकालते, उनकी बोली बोलते। मैं निहाल होकर सुनती। माँ जब गईं तब मुझे अक्ल नहीं थी। मैंने नहीं देखा कि उनकी अस्थियां इकट्ठी की गई हों और कलश में संभाली गई हों और फिर शायद किसी नदी में बहाई गई हों। नहीं याद मुझे कुछ। आज सामने रखे इस कलश को देखकर एक पल को मेरा कलेजा कांप गया। क्या ये अस्थि कलश है? और ये यहाँ क्यों रखा है? मैंने ब्रोकर को फोन करके बुलाया तो वो खुद भी हैरान रह गया। तुरंत अम्मा के बेटे को फोन लगाया। उन्हें बताया कि यहाँ अम्मा का अस्थि कलश रखा है। भैया ये यहाँ कैसे रह गया? अब तो साल होने आया है। उसने हिचकते हुए पूछा। अरे वो अंतिम संस्कार के बाद जल्दी में बॉम्बे आना पड़ा था ना, शायद बाबूजी के किसी दोस्त ने वहाँ रखवा दी होगी। देन इट जस्ट स्लिप फ्रॉम द माइंड। यार अब पता नहीं कब वहाँ आना हो। प्लीज़ वर्मा जी, आप प्लीज़ किसी नदी में या कहीं किसी तालाब में। फोन के दूसरी ओर से आती आवाज मुझे भी सुनाई दी। मेरा दिल बैठने लगा। कर्म कांडों में मुझे भी कोई ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये अम्मा के साथ न्याय नहीं है। मैंने अलमारी का पलड़ा बंद कर दिया और वर्मा जी को जाने का इशारा कर दिया। मुझे बीते दिनों अखबार में पढ़ी एक खबर याद आ गई। जब माँ की मौत पर 2 बेटों ने बंटवारा किया कि इस दफे अंतिम संस्कार के लिए तुम चले जाओ, पिताजी के टाइम मैं देख लूंगा। मैं नहीं जानती थी कि ये वकील साहब कौन है ये अम्मा, कौन है उनका बेटा, पर मैं देर तक वहीं पड़ी आराम कुर्सी पर अधलेटी रोती रही। पापा याद आते रहे और उनके साथ जुड़ी माँ की याद भी चली आई। तेरी माँ बहुत चुप रहती थी। उसने हंसना बोलना शुरू ही तब किया जब तू हमारी जिंदगी में आई। यानी हमारी शादी के 11 साल बाद। पापा मुझे बताते तो मैं हंस के उनकी तरफ देख के पूछती, अच्छा बताओ, मेरी हंसी क्या माँ जैसी है? पापा मेरी नाक खींच के कहते, तू रोती अपनी माँ जैसी है, बिला वजह। गौरी, हे व्हाट हैपेंड? आलोक कब ऑफिस से आया मुझे पता ही नहीं चला। वो मुझे कस के सीने से लगाए थपकता रहा। मैं पता नहीं किसके हिस्से के आंसू बहाती रही। क्या अम्मा के हिस्से आंसू आए होंगे? उनके जाने का दुख मनाया होगा ना किसी ने। कोई और घर देख लें गौरी। देखो 3 साल तो हमारी यहाँ पोस्टिंग रहेगी, तो कोई अच्छा घर देख लेते हैं ना। कस्बे से थोड़ा बाहर हाईवे की तरफ ढूंढे। आइसोलेटेड होगा पर तुम्हें कौन सा पास पड़ोस निभाने का टाइम मिलेगा। हफ्ता 10 दिन में ज्वाइन कर लोगी तो फिर बस ऑफिस और घर। आलोक की बात मैंने अनसुनी कर दी।
पता है, आज वो नुक्कड़ वाली किराने की दुकान से एक लड़का आया था। बोला, मैम आप हमारे कस्बे को ना कम मत समझिएगा, हम भी होम डिलीवरी कर देंगे। फिर मैंने लिस्ट दी और वो सारा सामान दे गया। नाउ आवर किचन इज रेडी। आलोक हंस दिया। स्मॉल टाउन का यही तो फायदा है, पीपल आर हेल्पफुल। हाँ, एकदम ऐसे बात करने लगा जैसे जानता हूं मुझको पहले से। मैंने चाय का कप आलोक को पकड़ा दिया और अपनी ब्लैक कॉफी सिप करने लगी। सामान देने के बाद वो लड़का देर तक रहा था, वहीं देहरी पे बैठा बतियाता रहा। कह रहा था वकील साहब का सामान भी उसकी दुकान से आता था। कह रहा था राम सीता से थे दोनों। तभी वकील साहब के बाद अम्मा रह नहीं सकी, चल दी अचानक, और कोई ख़ास बीमारी वगैरह भी नहीं थी। आलोक ने हौले से कहा और मेरी हथेली पर हाथ थपक के बोला, तुम उस कलश को लेके इतना मत सोचो यार, सब लोग रीत रिवाज को लेके इतने पर्टिकुलर नहीं होते हैं। फिर वो आज की जनरेशन का लड़का है, मुंबई में वकील है। लाइफ इज नॉट इजी इन मेट्रोज। मुझे अस्थियां विसर्जित ना होने का दुख नहीं है आलोक, मुझे उनके बेटे की वो आवाज खटक गई, वो लहजा नहीं सहन हुआ मुझे। चले जाने वाले का मान बढ़ता है ना अगर उसे याद किया जाए। फिर एक माँ की मौत को उसका बेटा इतनी कैजुअली कैसे ले सकता है? जिंदगी देने वाले को एक कायदे की विदा का अधिकार तो है ना। कहते हुए मेरा गला भर्राने लगा तो मैंने टीवी ऑन कर दिया। आलोक ने झुक के रिमोट उठा लिया। अरे, एंटीना भी लगवा दिया। टीवी का शोर खाली से अधजमे घर में गूंजने लगा, पर कोई आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। बड़े भोज हों, अनुष्ठान हों, कई कई दिन गरुड़ पुराण पढ़े जाएं, ये सब जरूरी नहीं है, पर मन तो भीगे। घड़ी दो घड़ी बैठ के याद तो करें कि अम्मा को जामुनी रंग कितना पसंद था। बताएं एक दूसरे को कि पता है वो चुपके से कोल्ड ड्रिंक मंगा के पिया करती थी, कि बचपन में उन्होंने कितनी बार बाबूजी को डांट से बचाया। हम सब अपनों से कितना कुछ पाते हैं। मुझे पापा की याद आने लगी। वो सर्दियों में कई दफा मेरे कमरे में चले आते और पर्दे हटाकर खिड़कियों के पल्ले चेक करते कि कोई खुला तो नहीं छूट गया। रजाई से बाहर निकल आए मेरे हाथ या पांव को ढांक देते। गर्मियों में मैं बाहर निकलती तो नींबू की शिकंजी बनवा के पिलाते। न जाने कितनी बार पूछते कि पानी रखा है ना साथ। कितनी चिंताएं लादे रहते हैं ना माँ बाप, और ये चिंताएं किसी भी उम्र में जीवन के किसी भी मोड़ पर खत्म नहीं होती हैं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि वैसी ही चिंता, वैसी ही देखभाल कोई उनकी भी करे, ऐसी आस हर माँ बाप के मन में कहीं दबी छिपी पलती जरूर है। प्यार देना बहुत खुशी देता है, पर उसके एवज में उतना ही प्यार मिलना एक बड़ा सुख है। लगातार होते ट्रांसफ़र और नए नए शहरों में नए नए मकानों को घर बनाने की मुझे इतनी आदत थी कि जैसे जैसे घर का सामान जमता गया, वैसे वैसे वहाँ मेरा मन रमता गया। रसोई के कोने में बड़ी मौसी की दी हुई अन्नपूर्णा की छोटी सी पीतल की मूर्ति स्थापित की तो ये तय हो गया कि घर में मेहमान आते जाते रहेंगे, रसोई महकती रहेगी और धन धान्य कभी कम नहीं होगा। एक कमरे में मोटी दरी और दीवान बिछाए और दीवार से टिका के बुक शेल्फ रख दिए। सारी किताबें सजा दी तो वो बन गई मेरी और आलोक की स्टडी, हमारी फेवरेट जगह। बेडरूम में अपनी पसंद की गुलाबी फूलों वाली सफ़ेद चादर बिछाई और खिड़की पर विंड चाइम लटकाया। और रात को जब आलोक ने कहा, पंजों में तेल मल दूं, थक गई होगी इतने सारे कमरों को सजाते सजाते, तब ये किराए का मकान पूरी तरह से मेरा घर बन गया। कई दिन की थकान थी तो पल भर में नींद आ जानी थी, पर मैं आंखें खोले पंखे के ब्लेड ताक रही थी। वकील साहब और उनकी पत्नी यानी अम्मा का ख्याल बार बार कौंध रहा था। आलोक गहरी नींद सोया हुआ था। मुझे उसकी सूरत देखकर प्यार आ गया। पापा की कही एक बात याद आई, गौरी तेरी माँ होती ना तो आलोक को देखकर बहुत खुश होती, खूब प्यार करती, उसे दुआएं देती। कितना लकी हूं मैं कि मेरे तुम दोनों जैसे बच्चे हैं। मैं उठी, आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के आंगन के दूसरी ओर बने कमरे में चली आई। अम्मा का कमरा। माँ होती तो मैं शायद ऐसे ही रातों को उठ के उनके पास चली आया करती। वो पक्का मुझे अपने पास अपनी रजाई में समेट लेती। मैं अम्मा के पलंग के कोने में बैठ गई। कुछ पल वैसी ही बैठी रही, फिर धीरे से चप्पल सरकाई और
पांव ऊपर मोड़ लिए और अम्मा की रजाई अपने पैरों पर डाल ली। एकदम सर्द थी। अम्मा होती तब होती ना रजाई भी कुनकुनी सी। मैं उठने लगी तो पांव किसी सख्त चीज से टकराया। हाथ डाल के निकाला तो मोबाइल फोन था। मैंने बटन दबाए पर फोन स्विच ऑफ था। मैंने उठ के पास रखी साइड टेबल के ड्रॉर तलाशे तो चार्जर मिल गया। अजीब सी बेचैनी हुई पर मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया। 30% चार्ज्ड। 5-7 मिनट में मैंने मोबाइल ऑन किया तो होम स्क्रीन दिखने लगी। अम्मा और वकील साहब की फ़ोटो और साथ में एक लड़का, बेटा ही होगा। मैं कॉल हिस्ट्री चेक करने लगी। मैं वकील साहब को नहीं जानती, अम्मा को नहीं जानती और उनके बेटे को भी नहीं, पर पता नहीं क्यों कॉल हिस्ट्री देख के मुझको हैरानी नहीं हुई पर दुख बहुत हुआ। सबसे ऊपर कई सारे अनआंसर्ड कॉल्स थे, अम्मा के आखिरी कॉल्स। बच्चे खूब सफल हों, तरक्की करें, बड़े बड़े ओहदे पाएं, ये सारी दुआएं करने वाले माँ बाप के हिस्से अक्सर अंतहीन सन्नाटे आते हैं। कहीं पढ़ा था कि एक बार निजामुद्दीन औलिया ने किसी को दुआ दी कि आपकी आंखों में हमेशा पानी रहे। मुझे लगा कि ये दुआ सबके लिए की जानी चाहिए, क्योंकि दिल में नरमी ना हो, आंखों में नमी ना हो तो ये दुनिया कैसे चलेगी, कैसे निभेंगे मोहब्बत के नाते रिश्ते। दीदी मैं अंदर आ जाऊं? अगली सुबह मैं आंगन के कोने में पड़े कबाड़ को निकलवा रही थी तो तकरीबन भीतर आ चुके इंसान का अधखुले दरवाजे से झांकता सर नजर आया। कोई 18-20 बरस का लड़का होगा। कौन हो, क्या काम है? मैंने उसकी तरफ आते हुए पूछा तो वो पूरा का पूरा अंदर चला आया। उसने नमस्ते की और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सामने धर दिए। दीदी ये पैसे मुझे अम्मा ने दवाई लाने के लिए दिए थे। मैं दवा की दुकान से महीने भर की दवाई ला के देता था उनको। अगली बार दवा लाने के पहले ही अम्मा गुजर गईं। कहते हुए उसका गला भर्रा गया। आने वाले दिनों में मोहल्ले भर के कई लोग घर आए। दरवाजे खुले देखकर कईयों ने सोचा कि अम्मा का बेटा आया होगा। माली, सब्जी वाला, पोस्टमैन, मंदिर के पंडित जी और आस पड़ोस के कुछ लोगों से मुझे अम्मा के बारे में सब पता चल गया। ऐसा लगने लगा जैसे मैं जानती हूं उनको। अम्मा को हर कोई प्यार करता था, सबके पास उनके लिए समय था। फिर उनका अपना बेटा, वो कैसे इतना नाशुक्रा निकल आया। मैं दिन भर अम्मा की चीजें टटोलती। कुछ अलग सा पा जाती तो झट से पापा को फोन करती, उनको बताती। पापा बड़े धैर्य से मेरी बात सुनते, मुझको समझाते। वैसी ही कोई बात मेरी माँ के बारे में बताकर मुझे खुश कर देते। मुझे लगता दुनिया की हर माँ एक सी ही होती है। अम्मा भी माँ जैसी होंगी शायद। मैंने अम्मा की सारी चीजें धो पोंछ के करीने से रख दी थीं। वकील साहब का भी कुछ सामान था, उनका काला कोट, उनके स्टैंप और कुछ किताबें। अलमारी की निचली शेल्फ में वो कलश अब भी रखा था। उस दिन के बाद ब्रोकर भी अब तक पलट के नहीं आया था। गौरी मैं कॉल कर दूंगा उनके ब्रोकर को या उनके बेटे को। ब्रोकर नहीं तो किसी और को भेज दें, ये कलश ले जाए यहाँ से। मैंने आलोक की बाहें पकड़ ली। एक बात कहूँ, मैंने मनोहार करते हुए कहा। आलोक ने मेरी तरफ देखा और बोले, अब क्या? यू कांट बी सो इमोशनल अबाउट इट गौरी। तुम उनको जानती तक नहीं, प्लीज बी प्रैक्टिकल। मैंने आलोक के कंधे पर सर टिका दिया और हौले से कहा, अभी मैंने अपनी बात कही कहाँ है? आलोक ने मेरा माथा चूम लिया और बोले, आई नो यू, अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। अगली सुबह 8 बजे नहा धोकर मैं रसोई में थी। एक तरफ कढ़ाई में हलवे के लिए आटा भून रहा था और दूसरी तरफ पूरी तल रही थी। प्रसाद बन जाने के बाद हम कलश लेकर शहर के दूसरे छोर पर बहती नदी के किनारे पहुंच गए। अम्मा की विदाई का समय आ गया था। मैंने मन ही मन अम्मा को विदा कहा। पंडित जी बोले, ईश्वर उन्हें अपने पास स्थान दें। मैंने आंखें मूंद कर कहा, ईश्वर उन्हें वकील साहब के पास स्थान दें। अम्मा परलोक में भी उनके साथ ही रहें। आलोक पानी में उतरा और उसने कलश बीच धार में बहा दिया। हम दूर तक उसे बहते हुए देखते रहे। लहरों में ऊपर नीचे होती अम्मा की अस्थियां। विदा हो गई थी अम्मा। बस इतनी सी थी ये कहानी।